गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है कल्पना शुक्ला और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी स्टडी में। हम पढ़ने जा रहे हैं आज का करंट अफेयर और आज है 25 जून। कल वीडियो नहीं आया था, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। कल थोड़ा सा मैं व्यस्त थी जिसकी वजह से वीडियो में नहीं ला पाई और व्यस्तता भी सुबह सुबह की थी, इसलिए वीडियो लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अब अगर आप करंट अफेयर का वीडियो दोपहर में अपलोड करते हैं तो फिर उसका कोई सेंस नहीं बनता, तब तक आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं जो भी करंट अफेयर होता है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 25 जून का करंट अफेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जितना ज़्यादा हो सकता है प्लीज़ उतना ज़्यादा आप लोग शेयर किया करें। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन है IFSCA ने IFSC में शिप फाइनेंसिंग और लीजिंग के लिए अवसरों के विकास के लिए एक समिति का गठन किया है। तो यहाँ पर एक समिति का गठन किया गया। आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है। IFSCA ने IFSC में शिप फाइनेंसिंग और लीजिंग के लिए, ये एक शिप से रिलेटेड है। तो यहाँ पर शिप में फाइनेंसिंग के लिए और लीजिंग के लिए, मतलब लीजिंग कि कौन अपने पास इसको रख करके उसके विकास के लिए पैसा खर्च करेगा। तो जैसे आपने सुना होगा हम्बनटोटा बंदरगाह को लीज पे किसने लिया है, चाइना ने लिया है 99 ईयर्स के लिए। तो वैसे ही यहाँ पर लीजिंग के लिए अवसरों के विकास के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इसकी अध्यक्षता आपसे पूछा जा रहा है कि कौन करेगा। तो इसकी अध्यक्षता करेंगी वंदना अग्रवाल जी। वंदना अग्रवाल जी बहुत ही फेमस, इनका नाम आपको याद रखना है। और रंजना जी की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर में हाल ही में जो परसीमन आयोग बनाया गया है, मतलब काफ़ी दिनों से बना हुआ है, लेकिन उसकी जो अध्यक्षा हैं, जो समिति की अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं, वो रंजना प्रकाश जी हैं। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। और फिलहाल यहाँ पर वंदना अग्रवाल जी इस समिति की अध्यक्ष बनाई गई हैं। यहाँ पर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण जो IFSCA आया है, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। इसने जहाज वित्त पोषण और पट्टे पर वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की जांच करने और अवसरों की पहचान करने, इसके साथ साथ में GIFT IFSC से ऐसी गतिविधियों को सक्षम करने के लिए एक रोड मैप तैयार करने के लिए समिति का गठन किया है। फिलहाल आपको इस समिति का नाम समिति की जो अध्यक्ष है उनका नाम याद रखना है, क्योंकि उनका नाम इम्पॉर्टेंट है। तो उनका नाम है वंदना अग्रवाल, जिनको इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं और हमारा जो अगला प्रश्न है वो है एपीडा ने, इसको साइड करते हैं, ये बार बार बीच में आता है। तो यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि एपीडा ने भारतीय दूतावास के सहयोग से किस देश को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के उत्पाद को निर्यात के लिए बढ़ावा देने के लिए आभासी खरीदार विक्रेता बैठक का आयोजन किया है। मतलब वर्चुअली ये बैठक का आयोजन किया गया है। जहाँ पर आभासी शब्द का प्रयोग होता है उसका मतलब होता है कि वर्चुअली, मतलब आमने सामने बैठ करके नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से ये खरीदार विक्रेता बैठक हुई है। और इसमें जो एपीडा है, एपीडा जो होता है भारत में जो भी उत्पाद होते हैं, खाद्य पदार्थ के उत्पाद होते हैं, उनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया था। तो एपीडा उससे संबंधित है। और यहाँ पर जो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद हैं, इनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आभासी खरीदार विक्रेता बैठक का आयोजन किया गया है। तो ये किस देश के साथ हमने किया है, तो भारतीय दूतावास ने ये किया है अल्जीरिया के साथ में। भारतीय दूतावास ने अल्जीरिया के साथ में ये बैठक का आयोजन किया है। अल्जीरिया जिसकी कैपिटल होती है अल्जीरियर्स। तो यहाँ पर इसके साथ में हमने आभासी खरीदार विक्रेता बैठक का आयोजन किया है, ताकि भारत के जो कृषि उत्पाद हैं और जो प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद हैं, प्रसंस्कृत क्या होता है कि किसी भी चीज़ को आप जब ज़्यादा दिन के लिए सिक्योर करके रखना चाहते हैं, जैसे आम होता है, तो आम को हम प्रसंस्कृत कैसे करते हैं कि हम उसका मैंगो जूस बना देते हैं या फिर हम उसको अचार में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये होता है प्रसंस्करण, किसी भी वस्तु का प्रसंस्करण, उसको आगे भी चलाना थोड़े से रूप में परिवर्तन करके। तो वैसे ही है कि उन पदार्थों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर आभासी खरीदार विक्रेता बैठक का आयोजन किया गया है। अल्जीरिया आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हाल ही में एक सर्वेक्षण में किस राज्य के लोकप्रिय हिल स्टेशन जिसका नाम है महाबलेश्वर, इसकी एक गुफा में कुछ चमगादड़ प्रजातियों में निपाह वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी की उपस्थिति पाई गई है। अब ये बहुत बड़ी बात है कि एंटीबॉडी का किसी भी
चमगादड़ में मिलना, इससे क्या हो सकता है कि निपाह वायरस के खिलाफ हम लोग एंटीबॉडीज़ डेवलप कर सकेंगे और निपाह वायरस से लड़ने में ये सहायक सिद्ध होंगे। तो फिलहाल ये पाई गई है महाराष्ट्र में, महाबलेश्वर आपको पता है महाराष्ट्र में स्थित है और यहाँ पर महाबलेश्वर की गुफाएं भी स्थित हैं। तो यहाँ पर पाई गई है चमगादड़ों में निपाह वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी की उपस्थिति। अब ये निपाह वायरस जो होता है एक टाइप का फीवर होता है, तो ये फीवर जब आता है तो अगर ये फीवर ज़्यादा एग्रेसिव मोड में आ जाता है किसी भी व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति जो है वो कोमा में चला जाता है। तो ऐसे व्यक्ति का कोमा में अचानक से चले जाना तो उसकी मृत्यु का संकेत बन जाता है। हालांकि इसमें मृत्यु का रेट अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कभी भी ये घातक हो सकता है, जैसा कि वैज्ञानिकों का कहना है। तो यहाँ पर निपाह वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी उपस्थित पाई गई है, ये बहुत बड़ी बात है। और महाराष्ट्र में ऐसा हुआ है, तो महाराष्ट्र को आपको याद रखना है। उद्धव ठाकरे जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और भगत सिंह कोश्यारी जी यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मतलब WHO ने घोषणा की है कि फरवरी 2021 में गिनी में फैले किस वायरस का प्रकोप अब ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर कुछ दिन पहले इस वायरस का प्रकोप फिर से देखा गया था और ये जो अफ्रीकी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर ये वायरस मतलब अधिकतर उभरता रहता है, बार बार आकर के फिर से हमें ये वायरस जो है देखने को लोगों में मिलता रहता है। क्योंकि वायरस क्या होता है कि वायरस लगातार अपने वेरिएंट्स को बदलते रहते हैं। जैसे आपने कोरोना वायरस को ही देखा होगा, कई अलग अलग टाइप्स में हमारे सामने आया, डेल्टा प्लस। अभी डेल्टा प्लस बहुत चर्चा में है क्योंकि इसके केसेस बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही होता है कि वायरस जो होता है वो अपने वेरिएंट्स को बदलता रहता है, स्ट्रेन बदलता रहता है, जो कि और घातक रूप में हमारे ऊपर एक तरह से कह सकते हैं अटैक करने की कोशिश करता है। तो यहाँ भी वही है, पर 2021 में फरवरी 2021 में जो वायरस फैला था, अब यहाँ की सरकार ने इसके साथ साथ में WHO ने ये घोषणा की है कि फ़िलहाल अभी ये यहाँ से समाप्त हो गया है। तो ये वायरस है इबोला वायरस। इबोला वायरस बहुत ही फेमस, जो रेमडेसिविर आप लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसको कोरोना वायरस पर सिद्ध माना जा रहा है। रेमडेसिविर जिसकी 40-40 हज़ार में काला बाजारी हो रही है, वो इसी के इलाज के लिए कारगर सिद्ध होता है, इबोला वायरस के इलाज के लिए। फ़िलहाल यहाँ पर इसको अभी समाप्त घोषणा की गई है कि ये यहाँ पर समाप्त हो गया है। और गिनी जो है एक अफ्रीकन कंट्री है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आपको कमेंट बॉक्स में आज बताना है कि गिनी की कैपिटल और यहाँ की करेंसी क्या है। गिनी के बारे में आपसे पूछा है तो जाहिर सी बात है आप मैप में इसे ज़रूर देखेंगे। मैं मैप आपको इसलिए नहीं उपलब्ध करा सकती क्योंकि मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ अभी मैं नहीं यूज़ कर पा रही हूँ। मेरे लैपटॉप में कुछ दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से मैं इसमें मैपिंग वगैरह ऐड नहीं कर सकती। तो इस फिलहाल आप इतना करिए कि आपको जो भी कंट्री मैं देती हूँ उसे आप मैप में स्वयं देखिए और उसका अवलोकन करिए। तो यहाँ पर इबोला वायरस बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेज़र एयरबोर्न हाई पावर लेज़र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। अब ये ऐसी तकनीक है क्योंकि ड्रोन के माध्यम से कोई किसी भी देश में जासूसी कर सकता है या वहाँ पर कुछ भी बम गिरा सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये एक ऐसी हवाई उच्च शक्ति वाले लेज़र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है कि मतलब एक लेज़र, सिर्फ लेज़र का मतलब क्या होता है, एक लाइट टाइप की रोशनी होती है, तो उस लेज़र के माध्यम से ड्रोन को मार गिराने में ये सक्षम है। ऐसे एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेज़र का इन्होंने डेवलपमेंट किया है, परीक्षण किया है। तो ये कंट्री कौन सी हो जाती है? ये कंट्री हो जाती है इज़राइल। भाई इस समय इज़राइल में तो जब से नए राष्ट्रपति बने हैं, नए प्रधानमंत्री बने हैं, तब से तो स्थितियाँ और ख़राब हो गई हैं कि यहाँ पर देखा जा रहा था कि शांति व्याप्त करेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू शायद सरकार नहीं चला पा रहे थे, लेकिन जो अभी बने हुए हैं इन्होंने उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। और जैसे ही इन्होंने सत्ता धारण किया उसके बाद इन्होंने लगातार बैक टू बैक हमास पर हमले शुरू कर दिए हैं। तो इज़राइल में फिर से एक बार अशांति व्याप्त है। इज़राइल का मुद्दा फिर से इस टाइम गर्म है और यहाँ पर इन्होंने इसी बीच एक ये लेज़र तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसके माध्यम से ये ड्रोन को भी आसानी से मार गिरा सकते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, इज़राइल कोई कॉमन कंट्री नहीं है, बहुत ही छोटा सा देश है। अभी तक अगर आपने इस कंट्री को मैप पर नहीं देखा है तो आज आप इस कंट्री को मैप पर ज़रूर देखिएगा।
अगर बड़ा मैप लेके बैठेंगे तो ये कंट्री ढूंढने में आपको आफत सी आ जाएगी। ये कंट्री इतनी छोटी है, लेकिन सोचिए इतना छोटा सा देश और बहुत बड़े बड़े कारनामे कर रहा है। यहाँ जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इतनी डेवलप हैं, इतनी विकसित हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अपनी तकनीकी को विकसित करने के लिए बहुत ही पैसा खर्च किया है। तो इज़राइल बिल्कुल राइट आंसर है। इज़राइल जिसकी यरूशलेम कैपिटल है और मुद्रा है शेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सरकार इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपीज़ जो है प्रति किलोवाट पर 10,000 रुपये तक की सब्सिडी देगी। तो यहाँ पर ये जो सरकार है ये इलेक्ट्रिक कार को ख़रीदने पर, जो ई कार आजकल आ रही हैं जो कि चार्जिंग के माध्यम से चलेंगी, अगर कोई व्यक्ति इनको ख़रीदता है तो 1.5 लाख की जो हिस्सेदारी है, जो सब्सिडी है, वो ये राज्य सरकार देगी। और यहाँ पर इस पर जैसे 1.5 लाख रुपए तक की अगर है तो उस पर 10,000 रुपये की जो सब्सिडी है वो सरकार के द्वारा दी जाएगी। ऐसे करके इन्होंने अलग अलग, मतलब जितना बड़ा वाहन होगा उतनी बड़ी सब्सिडी सरकार देगी। तो ये जो सरकार है वो है गुजरात की सरकार। गुजरात की सरकार ने ऐसा करने के लिए कहा है ताकि ई परिवहन को बढ़ावा दिया जा सके और पेट्रोल और डीजल पर जो निर्भरता है इसको कम किया जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पेट्रोल और डीजल है पर्यावरण को प्रदूषित भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ महंगे भी बहुत हैं। तो कब तक इनकी हम खपत करते रहेंगे, इसीलिए इसके विकल्प के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों को देखा जा रहा है और इनका प्रयोग शुरू किया जा रहा है। तो अगर हम सीएम की बात करें, विजय रूपाणी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात सरकार ने इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपया प्रति किलोवाट पर 10,000 रुपये तक की सब्सिडी देने का वादा किया है। गुजरात सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों और इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहनों पर 20,000 रुपये की और 50,000 रुपये की सब्सिडी देने का इन्होंने कहा है कि हम इतनी सब्सिडी अपनी तरफ से देंगे। तो अगर कोई 2 पहिया वाहन खरीदता है तो 2 पहिया वाहन की जाहिर सी बात है, मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके का अगर कोई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है तो उस पर 20,000 रुपये सरकार सब्सिडी के रूप में इनको देगी। इसमें अगर हम देखें तो इस योजना के तहत ई बाइक पर 20,000 रुपये, ई रिक्शा पर 50,000 रुपये और 4 व्हीलर्स पर 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। तो सोचिए अगर आप 4 व्हीलर खरीदने जा रहे हैं तो हालांकि जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर है वो इतनी सस्ती भी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा बाहर सरकार अपने ऊपर ले रही है ताकि लोग इन वाहनों को खरीदने की ओर अग्रसर हों। अब यहाँ पर इतना ही नहीं, सरकार द्वारा लोगों को चार्जिंग स्टेशन का निर्माण करने के लिए 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी दी जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे पेट्रोल डीजल जब हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर पेट्रोल और डीजल पंप लगाए जाते हैं, जहाँ पर हम लोग पेट्रोल और डीजल भराने के लिए कार में या फिर बाइक में जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे लोगों के द्वारा। तो कोई भी व्यक्ति, जैसे जो भी अमीर व्यक्ति होगा जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, जाहिर सी बात है वो ही इन चीज़ों में इन्वेस्ट करेगा। तो वो चार्जिंग स्टेशन अगर बनाता है तो सरकार उसे 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी देगी कि तुम चार्जिंग स्टेशन बनाओ, 10 लाख रुपए का खर्चा मेरा, बाकी 50 लाख का खर्चा तुम्हारा। तो इस तरीके से सरकार मदद करेगी ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी दी है? तो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य अब ये एक बाघ अभयारण्य मतलब टाइगर रिजर्व बनेगा। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। और ये स्थित है राजस्थान में। तो राजस्थान में ये स्थित है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य, जो कि बनेगा अब बाघ अभयारण्य। इसके बारे में हम राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। बहुत ही यहाँ पर इस समय राजनीति चल रही है। राजस्थान में कोई सहमति नहीं बन पा रही है। सचिन पायलट अपनी अलग ही धुन में हैं और यहाँ पर देखा जाए अशोक गहलोत अलग धुन में हैं। तो आपस में ही नहीं इन लोगों की पट रही है। और फिलहाल अब जहाँ तक देखा जा सकता है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर है। कांग्रेस के कोई बड़े नेता ऐसे नहीं रह गए हैं जो कांग्रेस को चला सके। तो अब कांग्रेस को ज़रूरत है अच्छे नेताओं की अपने भविष्य को बनाने के लिए, अन्यथा कांग्रेस का भविष्य बहुत ज़्यादा अच्छा देखने के लिए नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है राजस्थान का ये वन्यजीव अभयारण्य रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 का शुभारंभ किया है?
तो कृषि विविधीकरण योजना, इसका शुभारंभ किया गया है कृषकों को लाभ दिलाने के लिए। आदिवासियों को इससे जोड़ा जाएगा ताकि उनको भी इससे लाभ दिलाया जा सके, उनकी जो अलग अलग कार्य करने की शैलियाँ हैं उनको अपनाया जा सके, जो कि कृषि को बढ़ावा देने में सहायक हैं। तो ये फिर से एक बार राज्य सरकार हो जाती है, गुजरात राज्य सरकार, जिसके द्वारा ये कृषि विविधीकरण योजना का शुभारंभ किया गया है विजय रूपाणी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को हराकर, बहुत ही दुखद क्वेश्चन है, मतलब जो क्रिकेट प्रेमी होंगे उनके लिए ये प्रश्न ना बहुत ही दुखद है कि भारत को हराकर किसने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। तो जिन्होंने भी ये टेस्ट चैंपियनशिप पर नज़रें गड़ा के रखी थी, कि एक मैच देखा था, उनके लिए दुखद खबर है कि न्यूजीलैंड यहाँ पर भारत को हरा करके विजेता बन गया है। और न्यूजीलैंड ने ये टेस्ट चैंपियनशिप जो है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, इसका खिताब जीत लिया है और भारत यहाँ पर हार गया है। तो कभी कभी हार और जीत तो लगी रहती है। तो यहाँ पर केन विलियमसन जो थे वो न्यूजीलैंड के कैप्टन थे। इन्होंने न्यूजीलैंड की टीम ने पहले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का ताज अपने नाम किया और इन्होंने बहुत इन्हें खुशी हुई है। और इन्होंने विराट कोहली की भी बहुत तारीफ़ की है। तारीफ़ से कुछ नहीं होता, हालांकि खिताब तो चला ही गया। तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का जो ताज है वो केन विलियमसन की कप्तानी में जो टीम थी, न्यूजीलैंड की टीम, उसने जीत लिया है। और यहाँ पर हारा कौन है? तो हमारा प्यारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि आपको सही कथन का चयन करना है। पहला कथन है कि हाल ही में सरुतरी अनुसंधान फॉर्म जो है वो चर्चा में रहा है, ये असम के बाजली में स्थित है। दूसरा है कि यहाँ विश्व का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया है, जेनेटिक मॉडिफाइड एक रबड़ का पौधा लगाया गया है। और तीसरा है कि इसे केरल में स्थित भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान में विकसित किया गया है। ये 3 कथन है जिन पर आपको विचार करना है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल सही है, जबकि पहला कथन थोड़ा सा गलत है। पहला कथन है कि हाल ही में, ये वाला कथन गलत है। पहला है कि हाल ही में सरुतरी अनुसंधान फॉर्म चर्चा में रहा, ये असम के बाजली में है। नहीं, ये असम के बाजली में नहीं बल्कि असम के गुवाहाटी में स्थित है। नेक्स्ट है कि यहाँ विश्व का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया है, ये बिल्कुल सही बात है। ये एक ऐसा रबड़ का पौधा है जिसे यहाँ पर लगाया गया है और जेनेटिकली मॉडिफाइड करके लगाया गया है, क्योंकि मोस्टली रबड़ का पौधा जो होता है ठंड को झेल नहीं पाता है। अब असम में ठंड पड़ती है, ये सब हम लोगों को पता है। तो ये जो पौधा है ये ठंड में भी ख़राब नहीं होगा और अपने अस्तित्व को बनाए रखेगा, तो इसलिए जेनेटिकली इसको मॉडिफाइड किया गया है। और तीसरा है, इसे केरल स्थित भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान में बनाया गया है, विकसित किया गया है, ये भी बिल्कुल सही हो जाता है। तो पहले कथन में असम के बाजली में नहीं बल्कि असम के गुवाहाटी में स्थित है, आपको ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम से ही रिलेटेड। असम की चाय राजधानी में, अब जो भी चाय राजधानी असम की कही जाती है, वहाँ पर 21 जून को पहली अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस विशेष नीलामी आयोजित की गई। तो 21 जून को ये आयोजित की गई अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस विशेष नीलामी। अब यहाँ पर असम की राजधानी में ये आयोजित, जो चाय राजधानी बोली जाती है वहाँ पर ये आयोजित की गई। तो असम की जो चाय राजधानी के नाम से फेमस है वो है जोरहाट। जोरहाट बहुत ही फेमस है असम में चाय राजधानी के नाम से, जहाँ पर ये पहली अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस विशेष नीलामी आयोजित की गई है। असम की चाय बहुत ही प्रसिद्ध है, हम सभी ये बात जानते हैं। तो यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। इसके बारे में आप थोड़ा सा जान सकते हैं कि इस नीलामी का आयोजन भारत की सबसे बड़ी बिजनेस टू बिजनेस ई-कॉमर्स फर्म जिसका एम जंक्शन सर्विसेज लिमिटेड द्वारा किया गया। तो ये आप पढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अपने जो भी इम्पोर्टेंट अच्छे कमेंट्स हैं उनको एक बार जा कर के पोस्ट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।